सवाल सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का नहीं, सवाल सत्ता के असली मालिक का है। उत्तर प्रदेश में जब मनचाहा अध्यक्ष नहीं बन पाया तो कुर्सी मिलते ही कुंडली खोल दी गई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोपों की फाइल खुली। टेंडर से लेकर तस्वीरों तक सब कुछ सामने आने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई एक सरकारी पोस्टर से मोदी और अमित शाह की तस्वीरें आखिर गायब क्यों हैं? क्या योगी सरकार दिल्ली को सीधा संदेश दे रही है? क्या संदेशों के जरिए, क्या संतों के जरिए अमित शाह को चुनौती दी जा रही है? और क्या उत्तर प्रदेश अब 2029 की राजनीति का युद्ध क्षेत्र बन चुका है? आज सबूतों के साथ वो सच जो सत्ता को बेचैन कर रहा है। दोस्तों योगी सरकार की राजनीति और अमित शाह का संगठनात्मक रणनीति से और इसी टकराव में कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ब्राह्मण विधायकों की बैठक की, जिसके बाद पंकज चौधरी बीजेपी का संविधान लहराते हुए एमएलए और एमएलसी को नसीहत देते नजर आए कि भाई आपने जो किया है वो पार्टी के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है, जब खुद पंकज चौधरी सांसद थे तब क्या उन्होंने उसी संविधान का पालन किया था? क्योंकि अब जो दावा सामने आ रहा है दोस्तों, वो सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि पुख्ता दस्तावेजों के साथ बताया जा रहा है कि भाई महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में सांसद निधि के नाम पर किस तरह से एक ही ठेकेदार को लगभग पूरा का पूरा काम सौंप दिया गया। और उस ठेकेदार का नाम बार बार सामने आता है दोस्तों। उसका नाम है रमेश चंद्र पटेल या राकेश पटेल। और दोस्तों कहा जा रहा है कि करीब इनको 96% टेंडर सिर्फ इन्हीं को सौंपे गए। अब सवाल यह है कि भाई जो नेता ब्राह्मण विधायकों को जातिवाद पर ज्ञान दे रहा था, वही नेता खुद जातिगत समीकरणों के आधार पर टेंडर बांट रहा था। तो क्या यह बीजेपी का संविधान है या फिर सत्ता का सुविधाजनक संस्करण? और यहीं से शुरू होती है दोस्तों वो कहानी जो दिल्ली से लखनऊ तक के सत्ता के संतुलन को हिला रही है। क्योंकि पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला नहीं था, ये एक सियासी संदेश था योगी आदित्यनाथ को। दोस्तों अंतिम फैसला अभी दिल्ली के हाथ में। भले ही प्रदेश में सरकार आपकी हो, लेकिन संगठन की चाबी अमित शाह के पास है। और यहाँ से योगी खेमे की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। अब जरा दोस्तों उस तस्वीर पर आइए जिसने पूरी सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। मेरठ में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 पर आयोजित प्रेस वार्ता की तस्वीर, जिसमें मंच पर स्वतंत्र देव सिंह बैठे हैं, साथ में अरुण गोविल और तमाम नेता है। पीछे बड़ा सा बैनर लगा है जिस पर छोटे बड़े नेताओं के चेहरे हैं। जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, लेके 2 चेहरे गायब हैं। वो 2 चेहरे कोई छोटे नेता नहीं है। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों अब सवाल उठता है कि जिस योजना को मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है, उसी योजना के प्रचार से मोदी और शाह दोनों के चेहरे क्यों गायब किए गए? क्या ये भूल थी या फिर एक सोची समझी रणनीति? क्योंकि राजनीति में तस्वीरें कभी गलती से नहीं बदलती और जब चेहरे हटाए जाते हैं तो उसके पीछे संदेश होता है। और वो संदेश साफ है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो चुका है कि दोस्तों मोदी शाह की तस्वीरें भी वैकल्पिक हो सकती हैं। और यही बात है दोस्तों कि दिल्ली को चुभ रही है, क्योंकि अमित शाह की पूरी राजनीति संगठन पर नियंत्रण की होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की राजनीति सत्ता और जनाधार दोनों पर टिकी होती है। और यही टकराव अब खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले 8-9 महीने से प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर जो खींचतान चल रही थी, उसमें योगी आदित्यनाथ लगातार स्वतंत्र देव सिंह के साथ नजर आ रहे थे। जहां तक कि कहा जाने लगा कि स्वतंत्र देव सिंह अपने मंत्रालय को उतना समय नहीं दे रहे जितना योगी आदित्यनाथ के आसपास रह रहे हैं। और चर्चाएं ये थी कि दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर संकेत दिया था अगर प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो किसी कुर्मी को बनाइए ताकि सामाजिक संतुलन साधा जा सके। लेकिन अब वक्त आया दोस्तों, दिल्ली ने कुर्मी चेहरा तो चुना लेकिन योगी की पसंद को नहीं, उनकी पसंद को नजरअंदाज कर दिया और पंकज चौधरी को चुन लिया गया। यह और दोस्तों यहीं से शुरू होता है खींच निकालने का खेल। और उसी खींच की पहली झलक हमें उस बैनर में दिखी जहां मोदी और शाह दोनों गायब थे। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या यह सिर्फ स्वतंत्र देव सिंह की व्यक्तिगत नाराजगी है या फिर इसके पीछे खुद योगी आदित्यनाथ की मौन सहमति है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ सीधे टकराव से बचते आए हैं और हमेशा ये वो करते आए हैं, लेकिन संकेतों की राजनीति में माहिर हैं। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति इशारों में ज़्यादा बोल रही है दोस्तों और शब्दों में कम। और इसी कड़ी में एक और बड़ा दावा है दोस्तों कि पंकज चौधरी के पुराने सांसद काल के टेंडर डेटा को जानबूझकर बाहर लाया जा रहा है ताकि उनकी नैतिकता पर सवाल खड़े किए जा सकें। और ये काम कोई विपक्ष नहीं कर रहा दोस्तों, बल्कि पार्टी के अंदर से ही हो रहा है। और दोस्तों कहा जा रहा है कि इसके पीछे मृत्युंजय कुमार जैसे लोगों को लगाया गया है ताकि एक एक दस्तावेज बाहर आए
और जनता के सामने ये सवाल रखा जाए कि भाई जो नेता दूसरों को संविधान का पाठ पढ़ा रहा था वो खुद संविधान के साथ क्या कर रहा था। और यहीं से बीजेपी के अंदर ब्राह्मण बनाम ओबीसी कुर्मी की बहस को फिर से हवा मिल रही है, जो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से दबाई जा रही थी, लेकिन अब वो चिंगारी फिर से भड़क रही है और इस आग में घी डालने का काम कर रही है वो तस्वीरें और वो घटनाएं जो साफ तौर पर दिखाती हैं कि सत्ता के केंद्र दो हो चुके हैं और एक दिल्ली और दूसरा लखनऊ। दोस्तों अब जरा केशव प्रसाद मौर्य की उस घटना को भी देख लीजिए। जब वो प्रयागराज पहुंचे थे, गाड़ी के पायदान पर खड़े होकर डीएम को नसीहत देते नजर आए थे कि भाई रोटी सेकने का काम छोड़िए और अपने काम पर ध्यान दीजिए वरना विदाई जल्दी हो जाएगी। दोस्तों ये वही डीएम थे जिनकी सतुआ बाबा के साथ रोटी बनाते हुए वीडियो वायरल हुई। माना जा रहा है कि सतुआ बाबा योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी है। तो केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सिर्फ एक अधिकारी को नहीं बल्कि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के प्रभाव क्षेत्र को चुनौती था। लेकिन राजनीति में जवाब हमेशा शब्दों से नहीं दिया जाता दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया और तस्वीर से जब माघ मेले के दौरान वो खुद सीधे सतुआ बाबा के आश्रम पहुंचे और कैमरों के सामने उनके साथ नजर आए। ये तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक साफ संदेश थी कि भाई सत्ता का केंद्र कहाँ है और किसके आशीर्वाद से प्रशासन चलता है। और ये भी दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ अपने करीबी संतों और धार्मिक नेटवर्क के जरिए एक अलग पावर सेंटर खड़ा कर चुके हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि दिल्ली तक संदेश पहुंचाने की ताकत रखता है। और यही बात अमित शाह को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि शाह जानते हैं कि संगठन को साधा जा सकता है लेकिन संतों और जन भावनाओं को साधना आसान नहीं होता। और दोस्तों अब वही संत खुले मंच से कहने लगे हैं कि भाई मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। रामानंदाचार्य के स्मारक की घोषणा के साथ राघवाचार्य का बयान है कि योगी भविष्य के पीएम है, कोई साधारण बयान नहीं है दोस्तों। ये एक राजनीतिक संदेश है जो धार्मिक लबादे में लपेट कर दिल्ली भेजा जा रहा है। और ये साफ चुनौती अमित शाह की उस सोच को जिसमें मोदी के बाद शाह खुद को स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते हैं। और यही वजह है कि अब लड़ाई सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की नहीं रही, ये लड़ाई 2029 और उससे आगे की है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से मोदी के बाद कौन की चर्चा तेज हुई थी और योगी आदित्यनाथ को नैतिकता का हवाला देकर केंद्र में लाने की कोशिश की गई थी जिसे योगी ने ठुकरा दिया था, वो कहानी अभी दोस्तों खत्म नहीं हुई, वो आग अभी भी सुलग रही है। और हर तस्वीर, हर बयान और हर लीक उसी आग में हवा डाल रही है दोस्तों। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे हैं, तब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग कुर्सी और पोस्टर की राजनीति में उलझे नजर आते हैं। और अमित शाह से भी दोस्तों ये सवाल है कि जिस पार्टी ने अनुशासन, संगठन और नैतिकता की बात की और उसी पार्टी में आज प्रदेश अध्यक्ष की कुंडली खुलवाने का खेल क्यों चल रहा है? क्या ये आपकी संगठनात्मक विफलता नहीं है कि भाई एक नेता दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दस्तावेज लीक कर रहे हैं? और अंत में दोस्तों सवाल जनता से, क्या ये वही राजनीति है जिसके लिए वोट दिया गया था या फिर से सत्ता के नशे में चूर नेताओं की आपसी लड़ाई है? तो दोस्तों मैं तो आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।